हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग 60 प्रश्न डिस्कस कर चुके थे। जो आज हम लोग जो है 61 नंबर से प्रश्न जीके जीएस सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये 61 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है। कहता है कि साकेवा जो है एक धार्मिक त्यौहार है जो डॉट के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यानी कि ये साकेवा जो है एक धार्मिक त्यौहार है जो कि किसके द्वारा मनाया जाता है? किरात खम्बू राई समुदाय के द्वारा। तो किरात खम्बू राई समुदाय के द्वारा ये साकेवा त्यौहार मनाया जाता है। तो भाई कहता है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, जगह का नाम बताना है। यानी राज्य का नाम है सिक्किम। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम के किरात खम्बू राई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। चलिए, 61 नंबर समझ में आ गया होगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है क्या कह रहा है कि शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी? आप जब क्लास 10 में पढ़े होंगे पंडित बिरजू महाराज का चैप्टर, तो उसमें आप जानते होंगे कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी उसको दिया गया था। फेलोशिप मतलब पुरस्कार ही होता है, दिया गया था। तो शंभू बिरजू महाराज और पंडित बिरजू महाराज दोनों को कथक नृत्य के लिए उनको पुरस्कार मिला था। किस नृत्य के लिए? कथक नृत्य के लिए। क्योंकि शंभू महाराज या तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, जो कि कथक नृत्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। यानी कि उसका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का। चलिए, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी मतलब सेना का नेतृत्व यानी अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कैप्टन मुनरो कह सकते हैं या हेक्टर मुनरो कह सकते हैं। तो हेक्टर मुनरो साहब ने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी सेना की तरफ से बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था। और बक्सर के तरफ से जो यानी कि किया था यानी बिहार के तरफ से, तो उस समय बिहार का जो नवाब था यानी बिहार का, तो वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। यानी बक्सर यानी कि बिहार के तरफ से सिराजुद्दौला नेतृत्व कर रहे थे और कंपनी की तरफ से कौन कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने कर रहे थे। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यायित करता है? यानी कहता है कि कीमोथेरेपी को सही ढंग से कौन व्याख्यायित करता है, यानी व्याख्या कौन करता है? चिकित्सा प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग। यानी कि इसका आंसर जो होगा चिकित्साय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग करना। यानी कि कीमोथेरेपी को सही ढंग से कौन व्याख्यायित करता है? तो चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग ये कीमोथेरेपी के लिए सही ढंग से उपयोग करता है। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश हैं? नहीं है, कम बेस जो करता है संशोधन के अनुसार। तो वही कहता है कि संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो कितना न्यायाधीश हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको मतलब संशोधन के जरिए किया जाता है। वही कहता है कि 2019 ईस्वी के जो अनुसार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 2019 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उनको छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है?
यानी कि 2019 में जो संशोधन हुआ होगा सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके अनुसार जितना भी न्यायाधीश आया होगा उसको छोड़ करके पहले मतलब इसमें कितना सर्वोच्च न्यायालय स्वीकृत की गई थी। तो देखिए 2019 में अगर जो सब मिला करके देखें वर्तमान में, तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिला करके 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश की संख्या है। और आज अगर जो देखते हैं, यानी नहीं 2019 से अगर जो पहले अगर जो देखते थे, तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिला करके 33 न्यायाधीश थे। कितने? 33। तो याद रखिएगा पहले कितनी स्वीकृत की गई थी न्यायाधीशों को? 33 न्यायाधीशों को स्वीकृत की गई थी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? जब आप इतिहास पढ़ते होंगे क्लास 10 में या 12th में, दोनों में ये प्रश्न मिलेगा आपको। ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक एक था, यानी उपन्यास था, जो कि किसका है उपन्यास है? तो खुशवंत सिंह का है। किसका है? खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास है। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, भारत के किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? कहता है कि भारत के किस राज्य में आज भी, यानी वर्तमान में भी देखा जाता है कि कृषि को सिंचाई करने के लिए प्राचीन मतलब रूप का, एक प्राचीन समय का बांस ड्रिप, यानी बांस का बनाया हुआ एक प्रकार का बनाया हुआ सिंचाई तकनीक में उपयोग किया जाता है। बांस का बनाया हुआ कुछ भी है सिंचाई करने में उपयोग किया जाता है। तो बांस का बनाया हुआ ड्रिप जो है किस राज्य में सिंचाई में उपयोग किया जाता है बताइए? तो मेघालय में। किसमें? मेघालय में आज भी बांस ड्रिप का सिंचाई के तकनीक में उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 68 की तरफ चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ऐसा अगेंस्ट आउट्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? कहता है कि कौन सा भारत का खिलाड़ी है जिसने क्या लिखा है? एस अगेंस्ट आउट्स, यानी एस अगेंस्ट आउट्स शीर्षक आत्मकथा लिखी है। तो एस अगेंस्ट आउट्स नामक शीर्षक आत्मकथा किसने लिखी है? तो सानिया मिर्ज़ा ने लिखी है। किसने? भारत का एकमात्र खिलाड़ी है सानिया मिर्ज़ा, जिसने एस अगेंस्ट आउट्स नामक आत्मकथा लिखी है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स, यानी 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई थी? यानी कि 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स जो हैं चैम्पियनशिप जो है ये किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो ये असम में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? असम में। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैम्पियनशिप असम में आयोजित की गई थी। तो ये आंसर याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। अब 70 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्य अभिषेक समारोह में, यानी महारानी जो ब्रिटिश महारानी थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, एलिजाबेथ द्वितीय, इनके कहता है कि राज्य अभिषेक से समारोह में, जब इनका राज्य अभिषेक हो रहा था उसके समारोह में प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण पुरस्कार विजेता यानी नर्तकियों या नर्तकों में से किसे बुलाया गया था? यानी कि जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राज्य अभिषेक समारोह हो रहा था उसमें जब नृतक मतलब कराया गया था, तो प्रदर्शन कराया गया था, यानी कि समझो तो एक प्रकार का डांस जब कराया गया था, यानी कि समारोह कराया गया था, तो उसके प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए विजेता किसको मतलब किस नर्तकी को बुलाया गया था? यानी कौन सा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार बुला करके दिया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा नर्तकी नाम आएगा? तो देखिए 70 का आंसर क्या होगा? तो 70 का आंसर जो होगा वो होगा कुमारी कमला। किसे बुलाया गया था? तो कुमारी कमला को बुलाया गया था एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा प्रदर्शन में, जो कि इसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर क्या होगा? कुमारी कमला को बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को किन 2 अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में
प्रदान की गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 25 में कौन सा स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अंतःकरण की स्वतंत्रता को प्रदान की गई है। फिर वही कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को किन 2 अनुच्छेदों के द्वारा मजबूती दी गई है। यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को कौन सा 2 अनुच्छेद के द्वारा मजबूत प्रदान किया गया है, उसको मजबूत बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27 और 28 के अनुसार। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को किस 2 अनुच्छेदों के द्वारा उसको मजबूती प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27 और 28 के द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। अब कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आप जब क्लास इंटर में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि संविधान का भाग, भारतीय संविधान का भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद अगर जो पूछेगा मौलिक कर्तव्य का, तो अनुच्छेद 51 का ए में, ए को हम क भी कह सकते हैं, यानी 51 का क में, यानी 51 का ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे अनुच्छेद 51 का ए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। अब 63 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? यानी तबला उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? यानी सिंपल से आपसे पूछा है कि तबला वादक इसमें से कौन सा था, किसको जानते हैं? तबला कौन बजाते थे? तो तबला उस्ताद के रूप में उस्ताद जाकिर हुसैन को जाना जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये आप जब क्या बोलते हैं हिंदी जब पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादक के नाम से जाना जाता है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। चलिए 74 नंबर प्रश्न कर रहा है, संस्कृति कवि हरिसेन ने, यानी हरिसेन जो था एक कवि था, संस्कृति कवि था, वही कहता है हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशासन में पर्याप्त प्रशस्ति लिखी थी? यानी कि संस्कृति कवि हरिसेन ये एक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जब आप गुप्त वंश पढ़ते होंगे तो आप ज़रूर आप पढ़े होंगे कि हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन ने अपने दरबार में इन्हें रखते थे और हरिसेन के बारे में इतिहास इन्होंने जो भी हरिसेन ने जो भी चीज़ करते थे इसने अपने पुस्तक में लिखा करते थे। तो वही कहता है कि इसने अपने राजा के सम्मान, किस राजा के सम्मान और प्रशासन में पर्याप्त प्रशस्ति लिखा था? तो देखिए पर्याप्त प्रशस्ति जो लिखा था हरिसेन के दरबार में ही लिखा था। हरिसेन बोलते हैं, हाँ हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में, क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। चलिए इसका आंसर जो होगा हरिसेन ही होगा, हरिसेन नहीं समुद्रगुप्त होगा, समुद्रगुप्त होगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया गया है? यानी इनमें से कौन सा खेल है जिसमें 3 सेकेंड नियम बताया गया है? 3 सेकेंड नियम खेल लागू किया गया है। तो कौन सा खेल में 3 सेकेंड नियम लागू किया गया है? तो बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल खेल जो है इसमें 3 सेकेंड नियम खेल लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? जब आप हल्दी जब आप खाते होंगे तो देखिए उसमें थोड़ा पाउडर उसमें मिला रहता है रंग के कारण, तो उसमें रंग जो आता है तो किस पाउडर का मिलावट होती है हल्दी पाउडर में? तो लेड क्रोमेट का हल्दी पाउडर में मिलावट होती है। हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? लेड क्रोमेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। अब गोवा में मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? यानी सिंपल सी बात है, कहता है कि मांडो उत्सव एक खेल है यानी कला है जो कि गोवा में प्रचलित है। कहाँ पे? गोवा में खेला जाता है। भाई कहता है इस कला में प्रदर्शन किया जाता है, यानी किस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है मांडो उत्सव में? तो मांडो उत्सव में संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। किसका? संगीत का, यानी इस खेल में संगीत भी चलाया जाता है। चलिए 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वाई आई एम इन एथिस्ट। सिंपल सी क्वेश्चन है, लैंग्वेज आप पढ़िए। वाई आई एम इन एथिस्ट किसकी आत्मकथा है? तो वाई आई एम इन एथिस्ट जो है
ये भगत सिंह की आत्मकथा है। किसकी है? भगत सिंह की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मैदानी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? यानी जो योद्धा होता है, यानी राजा जो होता है, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए, जो योद्धा जीत जाते हैं उसका जश्न मनाने के लिए घोड़े की मैदानी नृत्य, यानी नृत्य में घोड़ा का मैदान मतलब किया जाता है, घोड़ा बुलाया जाता है। तो ऐसा नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है। किस राज्य में? गोवा में। यानी घोड़े की मैदानी नृत्य योद्धाओं के जश्न मनाने के लिए किस राज्य में किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है। चलिए 80 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार, यानी कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? यानी कौन सा राज्य सरकार, यानी भारत के कौन सा एक राज्य है जिसके सरकार ने प्रत्येक साल, यानी हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? तो हरियाणा। तो हरियाणा का जो राज्य सरकार है उन्होंने प्रत्येक साल, यानी हर एक साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है। कौन सी सरकार ने? हरियाणा की सरकार ने। चलिए 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1937 ईस्वी में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने, यानी किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? यानी कांग्रेस को समझो तो 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया, यानी कांग्रेस को 7 प्रांत मिला और कांग्रेस को देखरेख करने के लिए दिया गया 1937 के अधिवेशन में। तो 1937 के किस अधिवेशन में बताइए? 1937 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया गया? यानी उसको कहा गया कि आप 7 प्रांतों को नियंत्रित कीजिए, देखरेख कीजिए। चलिए तो कौन सा अधिवेशन? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। आप पढ़े होंगे भारत शासन परिषद अधिनियम 1935 का। तो ये अधिनियम में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया गया था 1937 ईस्वी में। यानी अधिनियम आया 1935 में और उसको प्रांतों का नियंत्रण करने के लिए अधिकार दिया 1937 में। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्पृश्यता मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। यानी अस्पृश्यता का जो अस्पृश्यता जो है यानी छुआछूत इसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। यानी छुआछूत का चर्चा अनुच्छेद 17 में की गई है। प्राचीन काल में छुआछूत होता था, यानी कि कोई भी बड़ा कास्ट छोटे कास्ट के यहाँ जाते थे तो क्या हो जाता था? छूत जाता था, यानी कि छुआछूत उसमें बीमारी था। भाई कहता है कि अस्पृश्यता जो है मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। क्या है? मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। तो कौन सा मौलिक अधिकार में ये आएगा? तो समानता का अधिकार में। किसमें? समानता का अधिकार में आएगा। इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका समानता का अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर 19 अनुच्छेद 18 हो जाएगा समानता का अधिकार। और ये जितना भी अधिकार है समानता का अधिकार ये सब मौलिक अधिकार में आता है। किसमें? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया संविधान के भाग 3 में। किसमें? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 85 नंबर क्वेश्चन होगा। कहता है कि गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? यानी कि गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए, यानी कौन सा उन्होंने नृत्य किया ताकि उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो गीता महालिक को ओडिशा का संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कार मिला था। कौन सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किया? तो ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता किसने? गीता मलिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो आप क्लास 10 और क्लास 12 हर जगह पढ़ते होंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। किसके समय? लॉर्ड
कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में घोषणा की गई थी और 16 दिसंबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। यानी कि घोषणा हुई 16 अक्टूबर 1905 को और बंगाल विभाजन हुआ 16 दिसंबर 1905 को। और बंगाल विभाजन को फिर रद्द भी कर दिया गया था 1911 में। कब रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, पहले ये बताइए। तो योजना आयोग का गठन हुआ होगा 1950 में हुआ था गठन, 15 मार्च को। कितना मार्च को? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष होता है, ये आप याद रखिएगा। तो बताइए कि 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो 1950 में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? यानी पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही योजना आयोग आज अगर जो देखें तो 2014 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको नीति आयोग बना दिया गया। यानी योजना आयोग को भंग कर दिया गया 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को नरेंद्र मोदी के द्वारा भंग कर दिया गया और इनके ही स्थान पे नीति आयोग लाया। नीति आयोग एक दिन बाद लाया। मतलब कब लाया? 1 जनवरी, नया साल में लाया। 1 जनवरी 2015 आ जाएगा। अब 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग लाया गया योजना आयोग को भंग करके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 88 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है 382 व्यक्ति हैं। कितना? 382 व्यक्ति हैं प्रत्येक, मतलब क्या बोलते हैं, प्रति हज़ार में कितना है? 382 व्यक्ति घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIH यानी HIS एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? यानी ये हॉकी का मेज़बानी का यानी है, क्या है? टीम है, यानी संस्था है। कहता है कि HIB एशिया कप पुरुष हॉकी यानी पुरुष का हॉकी 2022 की मेज़बानी किसने किया था? तो HIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेज़बानी, इसका जो मेज़बानी किया था इंडोनेशिया ने। किसने किया था? इंडोनेशिया के द्वारा HIB एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेज़बानी की गई थी। अब 2023 में इसका मेज़बानी किसने किया था, ये आप बताइएगा हमको कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? अब 90 नंबर प्रश्न होगा बच्चों। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 90 नंबर क्वेश्चन अब निकाल रहे हैं। चलिए 90 नंबर प्रश्न है। चलिए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? यानी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए। यानी 2 को उन्होंने, ऐसा कौन सा महिला जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं और पहली महिला है? तो PV सिंधु जो है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 91 कहता है शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? यानी शीत ऋतु के दौरान यानी ठंडे ऋतु के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा अधिक होती है। तो वर्षा होने का कारण क्या है? कौन सा योगदान है? पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ जो है, इनके कारण ही शीत ऋतु के दौरान के कारण यानी उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का रहा है। 92 नंबर प्रश्न कर रहे हैं भारत सरकार के किस अधिनियम के अनुसार, यानी भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मैंटेग्यू चेनफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत की थी? तो देखिए मैंटेग्यू चेनफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया था
ये 1919 में लाया गया था। ये लाया गया था रौलट एक्ट के दौरान। रौलट एक्ट के दौरान मेंटेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा, यानी समझिए तो एक प्रकार का भारत सरकार, उसमें कौन थे? अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ के द्वारा मेंटेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम को यानी ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था और भारत में यानी कि प्रांतों में, भारत के प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो पूछेगा द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी या किस अधिनियम के तहत? तो मेंटेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। कब? 1919 में। इसका आंसर 1919 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की संसद कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर व्यक्ति की जाती है, यानी व्यक्त की जाती है। यानी अनुच्छेद 166 के अनुसार कहता है कि किसी राज्य सरकार की संसद कार्यपालिका कार्रवाई, यानी कोई भी राज्य सरकार का जो सारा मतलब कार्यपालिका है उसका कार्यवाही जो है वो किसके नाम पर व्यक्त की जाती है? तो राज्यपाल के नाम पर। यानी राज्यपाल जो है संसद राज्य का कार्य को संभालता है, यानी कार्यपालिका का काम करता है। अनुच्छेद 166 में ऐसा कहा गया है, 166 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की नायक हैं? यानी वैजयंती काशी जो है, वैजयंती काशी यह एक नृत्य है। क्या है? नृत्य है। मैं कहता है कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की नायक हैं? यानी कि वैजयंती काशी कौन सी भारतीय नृत्य शैली का उदाहरण है? तो कुचिपुड़ी। यानी कि वैजयंती काशी जो है यह कुचिपुड़ी नृत्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है ये शायद उड़ीसा में होता होगा। आप कंफर्म करके बताइएगा किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य होता है। तो वही कहता हूँ उसका ये क्या है? नायक हैं, यानी वैजयंती काशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? यानी पुष्करालू त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? यानी पुष्करालू एक प्रकार का त्यौहार है। वह कहता है कि भारतीय राज्य की संस्कृति को, यानी किस भारतीय राज्य की, यानी भारत का कौन सा राज्य है जिनको सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? सिंपल सी बात पूछा कि पुष्करालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पुष्करालू त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं कि बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यानी कि कन्हेरी गुफाएं जो हैं ये बौद्धों के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी बौद्ध धर्म के व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये किस राज्य में बनाया गया था? बौद्धों के द्वारा। तो ये बौद्धों के द्वारा जो नृत्य मनाया गया था, यानी कि बौद्धों के द्वारा निर्मित किया गया था कन्हेरी गुफाएँ, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया था कन्हेरी गुफाएँ का निर्माण बौद्धों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, किस समिति ने सुझाव दिया है कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? यानी किस समिति ने सुझाव दिया है, यानी कौन सा समिति ने सुझाव दिया है कि करों का भुगतान करना, कर मतलब टैक्स का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। यानी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि जो टैक्स हैं सरकार को देते हैं, जो टैक्स वो भी देना एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी। यही समिति ने मतलब क्या किया था? सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। अब 98 पर प्रश्न कहता है, समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दबाव का मान क्या होता है? यानी समुद्र के जल में जब नीचे जाते हैं तो जल दबाव का मान क्या होता है? जल दबाव का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो जल दबाव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहे हैं, भारत सरकार से हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए किस राज्य का चयन किया गया था? तो देखिए भारत सरकार ने जो हरित क्रांति पहली बार लाई थी, तो भारत सरकार से हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीज को एक नई किस्म मतलब आजमाने के लिए, गेहूं का बीज जो था तैयार कर रहा था उसको आजमाने के लिए यानी जांचने के लिए किस राज्य का चयन किया गया था? भारत सरकार ने सबसे पहले किस राज्य में गेहूं का
जो मतलब गेहूं का बीज बो करके जांचना चाहा कि किस तरह से ये गेहूं होता है। तो पंजाब राज्य को उन्होंने भारत सरकार ने चुना था। किस राज्य को? पंजाब राज्य में पहली बार गेहूं बीज को बो करके जांचा गया था। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, 100 प्रश्न पूर जाएगा। कहता है कि तदबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तदबोधिनी एक सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1839 में हुई थी। याद रखिएगा, तदबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। कब? 1839 में। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में 101 से 125 तक प्रश्न बताएंगे। आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, यानी क्वेश्चन का आंसर समझ में आता है, क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लगता है, तो क्वेश्चन को यानी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के पास भेजिए। ये जीके जीएस है, यानी सामान्य ज्ञान है। सारा एग्ज़ाम के लिए मतलब VVI समझिए, तो हर एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। जीके जीएस है और अच्छा सा प्रश्न है। तो आज तक यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।